इस चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आ रहा है। जब से ये पेपर बना है तब से इस चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सवाल लाजमी आ रहा है, यानी वो 1 नंबर आपको जरूर दे रहा है। यहां से 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। असल में तो उसका मेन टारगेट क्या है, चैप्टर नंबर 13, जिसमें वो आपसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पूछता है, उसका मेन टारगेट वो है। लेकिन बहरहाल एक छोटी सी थ्योरी है, रिक्वेस्ट की हुई है जनाब साहब ने मुझे कि ये आप करवा दिया करें, ज़रा थोड़ा सा रट्टे वाला काम है, थ्योरी वाला काम है, तो नॉर्मल रूटीन में ये मैं करा दिया करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 जो है बच्चे आज हमारा टारगेट है, इसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में। और चैप्टर नंबर 12 का मेन टॉपिक क्या होगा भाईजान, रिस्क मैनेजमेंट। इसमें से क्या चीज निकाल दी भाईजान उसने जी, इस चैप्टर के टोटल 4 कंटेंट थे जी, इस 4 कंटेंट में से ये कंटेंट सारे निकाल दिए, ये सारा कुछ निकाल दिया, बाकी 3 चीजें रह गई। टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, और रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब ये सिर्फ ये रह गया है, बाकी ये सबसे बड़ा काम था, पूरा चैप्टर था इसी के ऊपर। तो अब इस पर ज़रा थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह होपफुली कि हम काफ़ी हद तक आज का अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा काम कंप्लीट होने का मकसद ये हुआ कि फिर आज के बाद हमारे पास एक AAA का मॉडल और उसके बाद बाकी वो 5 चैप्टर आ जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 4-5 चैप्टर नहीं है, वो 4 ही चैप्टर हैं, याद रखिएगा। 5वां है ही नहीं चैप्टर, वो असल में चौथे चैप्टर को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके आगे फर्दर उसकी तमाम की तमाम चीज़ों की डिस्टिंग्विश की गई है, उसमें आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। ऑल ऑफ यू, सो कम टू द पॉइंट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, रिस्क क्या होता है। आप जानते हैं कि अल्टीमेटली बज़ाहिर जुमला तो रिस्क है, लेकिन सादा लफ्जों में इसके पीछे एक लफ्ज छुपा हुआ है, उसे कहते हैं चांस। क्या कहते हैं बच्चे, चांस। उसकी वजह यह है कि आप कहते हैं कि यार मैं कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं यार कारोबार कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है, तो चांस आ गया ना। और जो चीज चांस होती है उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, प्रोबेबिलिटी। कितना फीसद चांस है कि आप कामयाब हो जाएंगे और कितना फीसद चांस है कि आप नाकाम हो जाएंगे। तो याद रखिए, कामयाबी और नाकामी चांस है और उनके साथ उसकी जो परसेंटेज होती है उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन दो चीज़ों के मुरक्कब से बनती है रिस्क, यानी इस चीज़ के होने का अंदेशा कितना है और कितने परसेंट है। तो जब आप अंदेशा और परसेंटेज दोनों चीज़ें साथ मिला लेते हैं तो ये रिस्क बन जाता है। डेफिनेशन तो बहुत आसान है, क्या लिखी हुई है ना, अनसर्टेनिटी इन एनी काइंड ऑफ टास्क और एक्टिविटी। अनसर्टेनिटी इन एनी काइंड ऑफ टास्क, एक्टिविटी, प्रोसीजर, प्रोसेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपका रिस्क आती हैं। लेकिन बच्चे आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, इंग्लिश की कोट है नो रिस्क नो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो रिस्क लेने वाला हमेशा फ़ायदा ही लेता है। आप कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तो मुझे बताइए, रिस्क लेंगे नहीं तो कारोबार चलेगा कैसे। इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा कारोबार करती हैं, बल्कि आप मुझे थोड़ा सा आपको ज़रा पीछे लेके चलना पड़ेगा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 2 तरह के लोग मैनेजर्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास जो रिस्क अवर्स होते हैं और एक वो होते हैं जो रिस्क सीकर होते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में जी, स्पेलिंग का फ़र्क तो है ना। रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं जो रिस्क लेते ही नहीं हैं, जो कहते हैं यार बस हर चीज़ 100% होनी चाहिए। आपसे एक बंदा आके पूछता है यार बताओ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं जहां पक्का पता हो कि प्रॉफिट ही होना है, तो बच्चे क्या ख्याल है, ऐसे कारोबार तो फिर बहुत कम ही होंगे ना। लेकिन एक है रिस्क, आप कहते हैं यार कुछ बताओ प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ काम करने के लिए। आप कहते हैं यार ये वाला कारोबार है तो बड़ा कमाल का, लेकिन चांस है कि एरर हो सकता है। आप वहाँ कहते हैं नहीं यार आई विल टेक द रिस्क। जब आप रिस्क लेते हैं तो फिर सम टाइम हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो एक बड़ा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो जिंदगी का हर अमल रिस्क ही तो है। क्या आप सीए कर रहे हैं, रिस्क नहीं है? आप पेपर देते हैं, क्या वो रिस्क नहीं है? आप घर से यहाँ तशरीफ लेकर आते हैं, रिस्क नहीं है? अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल हिट हो जाए, देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटीज़। लेकिन क्या ख्याल है, रिस्क की बुनियाद पर काम छोड़ देते हैं आप? क्यों जी, रिस्क की बुनियाद पर काम छोड़ देते हैं आप?
रिस्क को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। कोई बात समझ आई? मुझे डर है कि यार मैं घर से यहाँ आऊँगा मोटरसाइकिल पंचर ना हो जाए। मेरा पहला रिस्क मैनेजमेंट, मैं घर से 15 मिनट पहले निकलूँगा। अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो मेरे पास 15 मिनट पंचर लगवाने का टाइम होना चाहिए। मैंने रिस्क मैनेजमेंट कर ली ना, आगे अल्लाह की शान है कि अल्लाह मुझे उससे गुजारें या बचा लें। दूसरा, मुझे पता है कि मैं लेट हो सकता हूँ, आधा घंटा पहले निकलने के साथ साथ मुमकिन है मेरी मोटरसाइकिल में या मेरी गाड़ी में वो तमाम के तमाम टूल्स मौजूद हों जो उनको रिपेयर करने में मेरा रोल प्ले कर सके। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास वो ज़रूरी होगा। तीसरा बच्चे, मुझे डर है कि यार रास्ते में कहीं हिट ना हो जाऊं, तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलूं, घर से निकलते वक्त सफ़र की दुआ पढ़ के निकलूं और वालिदैन की दुआएं लेकर निकलूं। तो क्या ख्याल है, ये रिस्क मेजरमेंट ही हो रही है ना, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट ही हो रही है ना। तो याद रखिए मैंने 3 स्टेप बताए हैं। 3 स्टेप याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि इसको समझना कमाल होता है, पढ़ना कमाल नहीं होता इसको। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या कहा है, रिस्क क्या है बच्चे, एक चांस। बट वन हैज टू टेक रिस्क। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें, चूंकि हमने लिखा इसलिए मैंने हैव लिख दिया है जनाब, वी हैव टू टेक रिस्क। किसके लिए? सक्सेस तो लेनी है ना, रिस्क नहीं लेंगे सक्सेस ही नहीं होगी। मैं इस बुनियाद पे घर बैठ जाऊं कि यार अल्लाह ना करे यार रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर तो मैं जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकल सकता, फिर मैं सारी जिंदगी घर बैठा रहूंगा। मैं इस बुनियाद पे पेपर ना दूं, यार मैं पेपर दिया मैं फेल ना हो जाऊं, तो इसका मतलब सारी जिंदगी आप पेपर नहीं देंगे, आप पेपर तो देना है। मैं इस बुनियाद पे कारोबार ना करूं, यार कारोबार में पैसा लगाऊंगा पैसा डूब जाता है, तो फिर तो कोई भी कारोबार नहीं करेगा। इसका मकसद है कि सक्सेस हासिल करने के लिए वन हैज टू टेक डिसीजन। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप होता है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप हमेशा लगाते हैं काउंटर मेजर्स। क्यों नहीं, कुछ बात समझ आई? रिस्क मैनेजमेंट में आप क्या लगाते हैं हमेशा? काउंटर मेजर्स। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं अपने यहां पर कोर्सेज के अंदर, आई कैप की थ्योरी के अंदर, वहां पर हमारे पास रिस्क मेजर के लिए एक मॉडल मौजूद है। उस मॉडल का नाम है तारा। जी जी के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आइए मैं आपको तारा से मुलाकात कराता हूं। जी जी मैं साथ ही हूँगा जी। मेरे बगैर उसने आपको पूछना भी नहीं है। जी जी मैं साथ ही हूँ जी आपके। ओके जी, द फर्स्ट वन इज द थिंग इज द प्रोबेबिलिटी। And the second one is impact. And this is your decision. इससे क्या मराद है? How you will manage the risk. इस रिस्क को आप मैनेज कैसे करेंगे? बच्चे मैंने अभी थ्योरी का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ाया, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया ना तो मल्टीपल चॉइस यूँ सॉल्व होगा। वरना थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ आप रट्टे वाली कहानी तक महदूद रहेंगे, क्योंकि ये रट्टा ही है मेरे पास इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कोई चीज़ अप्लाइड नहीं है, थी अप्लाइड माशाल्लाह, वो उसने वैसे ही इसमें से माइनस कर दी। ये समझ में आ रहा है जनाब आपको जी? लो जी,
हाँ जी, होगी ड्राइंग जी। एक कानून याद कर लीजिए जिसको रट्टे का कानून कहते हैं, है तो ये रट्टा लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे लॉजिक है। ये नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी इंपैक्ट हाई होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने वो काम नहीं करना, और अकल भी यही कहती है। अगर मुझे पता है कि मैं छत से गिरूंगा तो टांग टूट जाएगी, तो क्या छत से छलांग मारनी चाहिए मुझे पता है यार ये काम गलत है, ये इस काम को नहीं करना चाहिए, मुझे डिसीजन लेना ना, आई शुड टेक रिस्क और नॉट, ये है बेसिकली सवाल का जवाब। तो तारा जो है वो ये बता रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस, अब जरा लिखना छोड़े, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, अगर रिस्क आया तो नुकसान ज्यादा होगा। हजरत जी ध्यान कर लें, ये समझने के पढ़ने वाली चीज है, लिख के समझ में नहीं आई, किताब में भी लिखी हुई है। इंपैक्ट क्या कह रहा है, अगर रिस्क हुआ तो नुकसान ज्यादा होगा। अपनी उर्दू में इसको साथ लिख भी लीजिए, इंपैक्ट से मुराद नुकसान है और प्रोबेबिलिटी से मुराद चांस है कि इसके आने का चांस कितना है। अंदेशा, मैं उर्दू पूरी लिख दूं ना यार। अगर नुकसान हुआ तो नुकसान ज्यादा होगा और उसके आने का खतरा भी बहुत ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए लफ्ज आएगा अवॉइड। लो जी, तारा का एक ए गया जी, तारा का एक ए माइनस हो गया जी। नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है लेकिन चांस बहुत कम है। हमने कहा फिर भी भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो यहां तारा का टी, ट्रांसफर। इंश्योरेंस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जी। ट्रांसफर की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इंश्योरेंस। क्या करते हैं आप रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, आप रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, थोड़े से पैसे खर्च कर देते हैं। आपकी 30 लाख रुपए की गाड़ी है, आपने बमुश्किल 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए की इंश्योरेंस करा ली। एक बात तो बताइए, अगर अल्लाह ना करे गाड़ी उठ गई तो 30 लाख जाएंगे ना, और अगर गाड़ी ना उठी तो फिर लाख का नुकसान होगा, कोई बात नहीं। ऐसे करते हैं आप। और दूसरा वाला क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? इसलिए कि उसे पता होता है कि सारी गाड़ी नहीं उठाई जानी। अगर वो 100 गाड़ियों की इंश्योरेंस कराता है, एक उठाई भी गई तो जो 100 से पैसे आ रहे हैं उसमें से वो एक का पूरा काम कर लेगा। अगर वो लाख रुपए की इंश्योरेंस 100 गाड़ियों कर रहा है तो उसके बाद तो 1 करोड़ पे आ गया। अगर एक गाड़ी उठ भी गई तो 30 लाख का नुकसान भर देगा, बाकी 70 तो फिर छाड़, तो फिर भी जेब में ही है ना अल्टीमेटली। इसलिए इस तरह कारोबार करते हैं लोग, वर्किंग करते हैं जी। फाइन जी। लो जनाब, इधर इंपैक्ट जो है बेसिकली बहुत कम है, बहुत कम। अब ये बड़ा खुश हो गया, ये ठीक है। और अंदेशा है बहुत ज्यादा। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको प्लान करके ठीक कर लूंगा। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रिड्यूस। यानी इससे क्या मुराद है? मैं प्लान करके मैनेज कर लूंगा, इससे ये मुराद है जी। अब तारा का क्या इस्तेमाल हो गया जनाब? तारा का टी भी इस्तेमाल हो चुका है, ए भी इस्तेमाल हो चुका है, आर भी इस्तेमाल हो चुका है। अब क्या रह गया जी? ए जी। इंपैक्ट भी लो है और प्रोबेबिलिटी भी कोई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कहता आने दो भी, आने दो। यस, दैट इज एक्सेप्ट। इसके बारे में लिखा जाता है एक्सेप्ट विदाउट एनी रीजन। एक्सेप्ट विदाउट एनी रीजन। कहता आने दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल टेक इट माई सेल्फ। जी, क्योंकि तारा से मुलाकात नहीं हुई जी। तो दिस इज कंसीडर्ड एज तारा। ये है बेसिकली, असल में मैंने थोड़ा सा अपने अंदाज से लिखना होता है। जो किताब लिखती है ना, उसने टी पहले वाले मेंशन में उसने ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर लिखा होता है, उसके बाद फिर ए और फिर आखिर वाले में ए। वो इस तरह करके अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मुझे तो चूंकि आपको समझाना है, तारा से मुलाकात थोड़ी करवानी है आपसे। सो अब समझ में आई ना बात? रिस्क नुकसानदेह होता है लेकिन लेना पड़ता है।
इस रिस्क को हासिल करने के लिए या रिस्क लेने के लिए उसको मैनेज किया जाता है। अगर आप मैनेज कर लेंगे तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट टू यू, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कि आप उस काम को मैनेज करें। लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन बाहर शदीद किस्म की धुंध है, अपनी गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ रिस्क ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी ट्रेन पे चला जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया ना, अपना पैसे खर्च किए मैंने, लेकिन ट्रेन का सफ़र मुझे मालूम है कि उसको इस फोग से कोई मसला नहीं होता, वहाँ काम बड़ी आसानी हो सकता है। तो ये देखिए बच्चे, हर जगह पर आप हर चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने का तरीका सीखना है आपने, वरना अदरवाइज तो है वो काम आपके सामने है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस कर लें जी। रिस्क इज एन अनसर्टन इवेंट दैट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट तो ये है कि नुकसान होगा, लेकिन पॉजिटिव मैंने अभी बताया, हाई रिस्क हाई रिटर्न। सम टाइम एक बड़ा रिस्क आपको बहुत बड़ा फायदा देता है। तो पॉजिटिव को सामने रखते हुए हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, और नेगेटिव को सामने रखते हुए हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, उससे बच जाते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिस्क लेना पड़ता है जी। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क, ये इतनी मरतबा एग्जाम में आ चुका है कि शायद आपका तसव्वुर होगा, इतनी मरतबा एग्जाम में आ चुका है। कौन सा रिस्क है भैया? प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। बड़े प्योर रिस्क वो होता है जिसका कंफर्म पता होता है कि ये रिस्क है, और स्पेकुलेटिव रिस्क होता है जिसके बारे में कंफर्म नहीं होता, बस ये पता होता है कि आएगा, इतना होगा, क्या होगा, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको क्या कहते हैं और उसे क्या कहते हैं। ये कौन सा रिस्क है? ये बात नोट डाउन कर लें कि ये 3 नाम याद रखने हैं इसके लिए, 1, 2 और 3। नहीं 3 नाम होंगे बस। नहीं वो ठीक है, हाँ हाँ, ये भी एक नाम है, इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये इसका मेथड है भाई, इसको ठीक करने का तरीका है। रिड्यूस रिस्क, प्योर रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू इंटरनल कंट्रोल। याद रखना भाई, वो कलम करती है, मैनेजमेंट टेक्निक है उसकी। प्योर रिस्क आर रिस्क दैट कैन ऑफन बी कंट्रोल्ड ईदर बाय मीन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और बाय इंश्योरेंस। These risks might be called internal control risk or operational risk. All of you, बात याद रहेगी ना आप? अब देखिए बच्चे, मैं मशीन मैन हूं, मुझे पता है कि मशीन नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा। कौन सा रिस्क है? ऑपरेशनल रिस्क। मुझे मालूम है कि मशीन ख़राब हुई तो 2 घंटे तक ख़राब हो जानी है, इसके बाद ठीक होने में फलां पुर्जा है, उसको ठीक करूंगा तो कम से कम इस पर आधा घंटा लग जाना है। आप गाड़ी को बाजार ठीक कराने जाते हैं तो मैकेनिक प्रॉब्लम देखते बताता है कि भाई 2 घंटे लग जाना है, फिर ना मन कहना, इसलिए कि उसको पता होता है कि इस पर यह काम होना है, तो उसका एक प्रोसीजर बना होता है। अगर वो प्रोसीजर बना के उस पर काम करे तो वो 2 घंटे में काम कर लेता है, इसलिए कि वो उसके इंटरनल कंट्रोल है। लेकिन बच्चे, व्हाट अबाउट कारोबार के रिस्क? आपको पता है कि हमेशा यही होगा। आप 2 करोड़ रुपये लगाएंगे, कितना लॉस होगा? क्या आप पक्का बता सकते हैं कि क्या होगा? सवाल ही पता नहीं होता, आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे बिजनेस रिस्क भी कहते हैं और इसे स्ट्रेटेजिक रिस्क भी कहते हैं। पढ़िए, डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी हुई है इसके, नोट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। स्पेकुलेटिव रिस्क आर आल्सो कॉल्ड टू वे रिस्क, एग्जिस्ट व्हेन द एक्चुअल फ्यूचर इवेंट और आउटकम माइट बी ईदर बेटर और वर्स देन एक्सपेक्टेड। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यहां तो कन्फर्म पता है ना, करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। यहां करने के बावजूद भी नुकसान हो सकता है और करने के बावजूद फायदा भी हो सकता है। ये फर्क है दोनों में। और बात समझ आ रही है? रिस्क रिस्क ही है, एक का कन्फर्म पता है कि नहीं करूंगा नहीं होगा, दूसरे के बारे में पता है कि कर तो लूंगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये फर्क है दोनों में। तो आगे पढ़िए। ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज रिजल्ट कैन बी लॉस और गेन। आप पैसा लगाते हैं कारोबार में, फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और स्पेकुलेटिव रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। हाँ जी भाईजान, अगर ये आ जाए तो आप बच नहीं सकते, बिकॉज रिस्क मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। एज अ जनरल रूल, high risk should be justified by the expectation of higher profit. Although event might turn out
worse than expected and a company need to decide what level of speculative risk are acceptable. Speculative risks are usually called business risk and might also be strategic risk or enterprise risk. ये सारा यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, स्ट्रेटेजिक रिस्क और एंटरप्रेन्योरल रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क, व्हाटएवर। जी भाई लंबी कहानी नहीं, सिर्फ दो बातें याद करनी है। मैं काम करूंगा तो होगा, मैं काम नहीं करूंगा तो नहीं होगा। कौन सा रिस्क है? ये प्योर रिस्क है, पक्का पता है। मैं काम करूंगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कौन सा रिस्क है जी? बस ये बात अगर आपको याद है ना, जिस थ्योरी में मैंने अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में, मादरी जुबान में समझाई है, ये बात आपको समझ में आ गई तो आप दोनों को तफरीक कर सकते हैं, वरना दोनों रिस्क हैं। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, ऑपरेशन लेवल के जो काम होते हैं वो हमेशा प्योर रिस्क के साथ आते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल के जो काम होते हैं उनके डिसीजन जब भी होते हैं टॉप मैनेजमेंट के, वो फ़ायदा भी दे सकते हैं, सम टाइम बहुत बड़ा लॉस भी दे सकते हैं। ऑल ऑफ यू, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिस्क का चैप्टर शुरू किया था और इसमें पढ़ने वाली चीज़ें तीनों ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों कवर कर चुके थे, लेकिन फिर भी चैप्टर के कुछ और कंटेंट हैं, थोड़ा सा उस पर हम अपना नज़र सानी कर लें, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वापस चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, जहां हमारा एक बहुत ही अहम मॉडल, जिस पे हमारी पूरी इस वक्त उम्मीद है, तमन्ना है कि शायद एग्ज़ाम में इस मरतबा एग्ज़ामिनर हमसे पूछ ले, दैट इज़ AAA मॉडल। तो हमारे पास मॉडल इंतहाई आसान भी है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। अगर तो एक मरतबा अलाइनमेंट हो गई मॉडल के साथ तो समझ लीजिए ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, और अगर अलाइनमेंट ना हुई तो मेरा ख्याल है शायद ज़िंदगी भर लग जाए, समझ नहीं आएगा। है तो बहुत ही आसान। बहरहाल इंशाल्लाह आवर लेवल बेस्ट। मैं ज़रा दोबारा क्विक रिव्यू दे दूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है बच्चे। हमने पढ़ा है रिस्क जो है ये एक अनसर्टेनिटी होती है, और इस अनसर्टेनिटी को फेस करना ये हर ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी है, और इस अनसर्टेनिटी के अंदर आगे सक्सेस भी छुपी हुई है। और जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क नहीं लेती वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेती हैं उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि हाउ गुड दे आर टू मैनेज देयर रिस्क। तो हमने यहाँ ये लर्न कर लिया था कि अगर रिस्क लेना ज़रूरी है तो फिर हम उसको बिल्कुल फ्री बाउंड्री पर नहीं छोड़ सकते, हमें उसको कहीं ना कहीं कैटर करना है, हमें उसको मैनेज करना है। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट से रेलेवेंट एक छोटा सा मॉडल भी पढ़ा था, दैट्स नेम वाज तारा। मैं एक बात बताता चला जाऊं, इसको सम टाइम सारा भी कहते हैं। T फॉर ट्रांसफर था, S फॉर शेयर है, यहां पर एक ही चीज है, यानी या तो ट्रांसफर लिख ले या शेयर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। शेयर से क्या मुराद है? रिस्क शेयर हो रहा है, या रिस्क ट्रांसफ़र हो रहा है, या रिस्क शेयर हो रहा है। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास थी इंश्योरेंस की, जिसमें हम अपना रिस्क किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं। इवन दो यू आर आल्सो शेयरिंग योर रिस्क। आप चाहें तो ये किताब खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बाकायदा किसी टीचर से पढ़ने आते हैं ताकि आपका रिस्क शेयर हो जाए, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आलमोस्ट चाहे जितनी मर्जी कम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत हाई है कि अल्लाह न करे एक पेपर रह गया तो कितनी दूर तक हम जा सकते हैं, हमारा 6 माह ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने रिस्क को दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब कभी भी रिस्क को हैंडल करने की आप में खुद में सलाहियत ना हो, आप किसी दूसरे की मदद लेते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र या शेयर। ऑल ऑफ यू जी भाई, टाइप्स ऑफ रिस्क में दो ही बड़े रिस्क थे, दोनों के दोनों जो है वो आपके सामने है। एक आपके पास प्योर रिस्क है और दूसरा आपके पास स्पेकुलेटिव रिस्क है। दोनों के बारे में जो अहम बात थी वो भी हमें मालूम है। ये ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं और ये स्ट्रेटेजिक रिस्क कहलाते हैं, जिसमें हमें मालूम है कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती। उसमें कन्फर्म पता होता है, अगर आज मैं क्लास में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? एब्सेंट ही होगा ना।
तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना कि हो सकता है मैं ना जाऊं, मेरी रूह चली जाए, वहां पर लोग मुझे देख रहे हों, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं पेपर दे रहा हूं लेकिन मैं पास भी हो सकता हूं, मैं फेल, यहां प्रोबेबिलिटी है। तो याद रखिए जिस काम में प्रोबेबिलिटी हो वो हमेशा स्पेकुलेटिव रिस्क होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और हर साल आ रहा है। जब से ये पेपर आ रहा है, 4 दफा ये पेपर आया है, चारों मरतबा इस पेपर में ये सवाल रिस्क के ऊपर ज़रूर आया है, जिसमें वो पूछ रहा होता है कि ये ऑपरेशनल रिस्क है या ये स्पेकुलेटिव रिस्क है। ऑल ऑफ यू, तो बस एक बात याद रख लीजिए, वहाँ आपको सोचना होगा, रट्टा नहीं लगा सकते आप, इसके ऊपर रट्टा नहीं लगा सकते आप, सोचना पड़ेगा क्या अगर ये ना हो तो एक रिजल्ट आएगा या एक से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। इफ़ देर इज ओनली वन रिजल्ट, ईदर failure or success, one result, that must be pure risk, or if there are more than one results that should be speculative. all of you, ये सबसे आसान तरीन तरीका है इसको याद करने का। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा काम कंप्लीट है चैप्टर, इस चैप्टर के लिहाज से, लेकिन फिर भी चैप्टर में कुछ और चीज़ें हैं हमें ज़रूर देख लेनी चाहिए। सम टाइम एग्जाम के अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ भी सकता है, लेकिन मैंने अर्ज़ की थी बच्चे कि ये चैप्टर मोस्टली एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो ये मोस्टली आपसे पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल इन्फॉर्मेशन की या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसमें अप्लाइड वाली चीज़ कोई नहीं है, एक चीज़ थी अप्लाइड, वो माशाल्लाह उसने वैसे निकाल दी। ISO जो है वो 31,000 का जो फ्रेमवर्क था वो उसने निकाल के बाहर फेंक दिया जी। तो आइए ज़रा जल्दी से हम अपना ये काम कंप्लीट कर लें, थोड़ा थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी के बाद फिर हम इंशाल्लाह आज अपने चैप्टर 9 की तरफ वापस आएंगे, ट्रिपल ए मॉडल की तरफ। और आज के बाद फिर आज की क्लास के बाद फिर हमारे पास रट्टे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रट्टे को भी लॉजिक के अंदाज से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि वो स्टूडेंट जो कि ख़ुद से लिखने की सलाहियत रखता है कम अज़ कम उसमें वो बिल्डअप होनी चाहिए। बाकी आपके पास चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के तमाम यू कैन से चैप्टर स्लाइड्स मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर किसी ने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ना तो खुदा के लिए किताब स्लाइड याद करके जाइएगा, फिर अगर एग्ज़ाम पास करना तो इंशाल्लाह ये मेरा दावा है कि इंशाल्लाह एक स्लाइड एक सवाल को मैनेज करेगी, हर स्लाइड एक सवाल को मैनेज करेगी। मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा जी। बट व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ किताब से पढ़ने जा रहे हैं। वैसे मैं समझा चुका हूँ कि जब ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला कर लेती है कि उसने रिस्क लेना है तो फिर उस रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने से क्या मुराद है? ट्राई टू रिड्यूस रिस्क, ट्राई टू रिड्यूस रिस्क, ट्राई टू मैनेज रिस्क, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉस हो तो कम से कम हो या ऑर्गेनाइजेशन लॉस से निकल आए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट। ऑल ऑफ यू, मैंने दो बड़ी वजूहत बताई हैं बच्चे। रिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद होती है? रिस्क मैनेजमेंट से मुराद होती है हम रिस्क को क्या कर लें, रिड्यूस कर लें, और या फिर रिस्क को ऐसा मैनेज करें कि इससे लॉस के चांसेस कम से कम हो या लॉस हो ही ना ऑर्गेनाइजेशन को, और सक्सेस रेट बढ़ जाए। ये सब बातें आप जहन में रखिएगा, फिर इंशाल्लाह थ्योरी आपको तंग नहीं करेंगी, फिर आप अपने लफ्जों में उसी वक्त बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? द रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग व्हाट, बोथ डाउनसाइड रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। क्या होता है फर्क दोनों में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी जो मैंने पढ़ाया है वही रिस्क थे। एक डाउनसाइड रिस्क होता है, वो होता है आपका प्योर रिस्क, और जब बिजनेस रिस्क होता है उसको स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। ये स्लाइड आपको सेंड की जा चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्पेकुलेटिव रिस्क में नीचे कहीं जाके उसने इसको बाकायदा तौर पर मेंशन किया होगा, ये लिखा हुआ है ये बिजनेस रिस्क, और इसके साथ भी बाकायदा तौर पर उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कितने गई डाउन रिस्क, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मेंशन है। मैंने लास्ट टाइम क्लास में बड़ा वॉइसली बताया था, ऑल्टरनेटिव नेम नहीं भूलने। एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव नेम लेकर आता है। इसके 4 नाम हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल रिस्क। वैसे तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये वैसे तो ये कॉन्सेप्ट है, प्योर रिस्क आर मोर कंट्रोलेबल देन स्पेकुलेटिव रिस्क। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात?
प्योर रिस्क आर मोर कंट्रोल, मैं ये नहीं कह रहा सारे कंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क से कहीं ज्यादा कंट्रोलेबल होते हैं, ऑल ऑफ यू। और उनको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो इंटरनल कंट्रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। आप ऑडिट में पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल, जितने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगे होते हैं, आपको मालूम है ऑडिटिंग उतनी आसान होती है, ऑडिटिंग के ऑपरेशन उतने आसान होते हैं। शायद आपने एक और चीज़ भी पढ़ी होगी कि जब ऑडिट के अंदर आप बाकायदा तौर पर साइन करते हैं किसी क्लाइंट के साथ, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल देखने के बाद आपको पता होता है कि यहाँ मेहनत ज़्यादा होगी या कम होगी। जितनी मेहनत ज़्यादा होगी उतना आप ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑडिट के इवन देन जो एक्सपेंसेस होते हैं उन पर भी कंट्रोल का बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि अच्छे कंट्रोल इस बात की अलामत है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर बहुत अच्छा है। ऑल ऑफ यू वापस चलते हैं बच्चे। तो रिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है? हर तरह के रिस्क को कंट्रोल करना, चाहे वो प्योर रिस्क हो चाहे वो स्पेकुलेटिव रिस्क हो। इट कैन बी डिफाइंड एज अ कल्चर, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। बोले व्हाट इज कल्चर? वैसे तो कल्चर किसी मुल्क की सकाफत को कहते हैं, लेकिन यहां इससे मुराद है आदत, कि ऑर्गेनाइजेशन में ये आदत है कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के काम करती है। याद रखिए, आपने ऑडिट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑडिटिंग, और उसके साथ साथ आपके पास एक और ऑडिटिंग होती है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, और एक कौन सी अप्रोच होती है? बहरहाल जी नहीं बच्चे नहीं, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। एक प्रिंसिपल बेस अप्रोच होती है, एक रूल बेस अप्रोच होती है। मेरे प्रिंसिपल बेस अप्रोच क्या होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट प्रोसीजर को नहीं देखती, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखती है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की मेथडोलॉजी क्या थी। और एक होती है रूल बेस, नहीं तरतीब से चलना है, जो कहा हुआ है उसी को लेकर चलना है। और आपका मालूम है कि आपका आई कैप कौन सी ऑडिटिंग को फोकस करता है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑडिटिंग को। आई कैप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बेस्ड ऑडिटिंग। आई कैप ये नहीं कहता कि ये 4 स्टेप ऑर्डर ने जरूर लिए हों, अकाउंटेंट ने ये 4 स्टेप जरूर लिए, वो ये नहीं कहता। वो कहता यार काम होना चाहिए, उस हदूद के अंदर होना चाहिए। इसी वजह से आपको शायद मालूम होगा कि ऑडिटिंग के अंदर जब आप लिखते हैं कि द वेदर द स्टेटमेंट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, उसके साथ एक चीज़ मेंशन होती है कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू फ्रॉडलेस होती है, एररलेस होती है? नो, उसमें एरर का चांस होता है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल अमाउंट होती है उस टोटल अमाउंट का लेस देन 1% अगर एरर हो, लेस देन 1% फ्रॉड हो, तो आप लिख कर आते हैं कि द वेदर स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इसलिए कि इतनी गुंजाइश आप ज़रूर देते हैं। वरना अगर पक्का पक्का हो 100 की बुनियाद पर, तो फिर तो आप ज़िंदगी भर किसी के ऑडिट में ट्रू एंड फेयर व्यू लिख के नहीं आएंगे। इसलिए कि इतनी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां इवन देन 5% चली जाती हैं, इतना ज़्यादा गुंजाइश दे देती हैं कि यार कोई बात नहीं, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो गई, वो खुद से परसीव कर लेती हैं, या मैनेजमेंट उन्हें कोई ना कोई उसके बारे में मालूमात दे देती है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इसे मैनेज नहीं कर सके। जी भाई तो स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? आपने उसकी बनावट कैसी रखी हुई है, इससे मुराद है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर, यानी सादा लफ्जों में स्टेप्स। तो वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रिस्क को मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशन में एक आदत हो, और आदत हमेशा इंप्लॉइज में पेनिट्रेट करती है, जो कि जब मैनेजमेंट अप्लाई करवाती है तो वो हमेशा रूल बेस होती है। लेकिन जब लोगों में डेवलपमेंट होती है, मिसाल के तौर पर मैं क्लास में कहता हूं कल से क्लास में 7:30 बजे से लेट कोई नहीं आएगा, प्रिंसिपल है, रूल है, ये रूल है। लेकिन मैं कहता हूँ यार 7:30 बजे हर बच्चा माशाल्लाह खुद ब खुद ही आ जाता है, ये क्या है? ये है कल्चर, कि जो चीज़ खुद से डेवलप होती है, बस एक प्रिंसिपल है, हर उसको बंदा फॉलो कर रहा है। कोई 5 मिनट लेट हो गया, कोई 6 मिनट लेट हो गया, कोई 10 मिनट लेट हो गया, तो ये हमारे बाहर के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस हैं जिन पर छूट दी जा सकती है। अब मैं प्रिंसिपल बेस चलूँ तो 7:30 बजे के बाद तो दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए, फिर तो काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर दरवाज़ा बंद होगा तो बेशुमार वो बेचारा जो सिर्फ 1 मिनट बाहर लेट हुआ है उसका क्या बनेगा? तो इसलिए प्रिंसिपल बेस अप्रोच सबसे बेहतरीन होती है। आप इस्लाम को देख लें, सबसे बड़ी इस्लाम आपको प्रिंसिपल बेस अप्रोच देता है। आप वज़ू नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपको कहा है, आप क्या नाम कहते हैं वो क्या तयम्मुम कर लो। आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, लेट के भी आपको हिल नहीं सकते, इशारे से नमाज पढ़ लें। 4 ऑप्शन तो अल्लाह ने यहाँ भी दी हुई हैं।
तो इतनी देर आर सो मैनी ऑप्शन। इस्लाम सबसे बड़ा प्रिंसिपल बेस अप्रोच पर चलता है, जहाँ पर छूट ही छूट है, हर चीज़ की छूट ही छूट है। भूख से खाना खा लिया, आपको पता नहीं था रोज़ा था, रोज़ा फिर भी नहीं टूटा, क्यों? प्रिंसिपल बेस है ना, वरना रूल बेस होता तो फिर तो रोज़ा टूट गया था आपका। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी मस्ट लर्न अबाउट इट, कि काम किस तरह से होता है। अब बात समझ आई भैया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है? मैं दो बातें पहले बता चुका हूँ। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद है आपने ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क कम करना है, और इस तरह की मेहनत करनी है कि नुकसान या तो कम से कम हो या हो ही ना, और आपकी सक्सेस बढ़ जाए, आपकी सक्सेस की रेशो बढ़ जाए, ये आप कोशिश करते हैं। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। किताबों में ये बात नहीं लिखी होगी बच्चे, ना ये बात कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप पे दिमाग में है तो यू वुड बी एबल टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। कम टू द पॉइंट, हम यहां कह रहे हैं, ये किताब में क्या कह रहा है, दो बातें पढ़ी आपने ये दो लाइनों में। रिस्क स्पेकुलेटिव हो, रिस्क प्योर हो, दोनों को मैनेज किया जाता है, नंबर वन। और रिस्क को मैनेज करने के बहुत सारे वे हैं। वन ऑफ द वे to penetrate the culture inside the organization, and the second one is structure. There must be some steps through which you can manage, and you should manage the risk, and process that are focused on achieving possible opportunity. जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको बात, कि मकसद क्या है, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लें ज्यादा से ज्यादा करीब होकर, बेहतर होकर, yet the same time control unwanted results. तो आपको इवन दो नजर आ रहा हो कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट से आप वो काम भी बड़े अंदाज से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। ये है काम की बात, सबसे अहम चीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, ये तो बताइए जरा। वो पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहली बात जो आपको याद करनी है, जो क्या नाम है बेटे आपका, अब्दुल्ला ने बताई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाइड ऑन कंपनी। और वैसे भी आपको मालूम है कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को है। तीन नाम होते हैं कंपनी के वैसे, कंपनी, कॉर्पोरेट या और खुदा का खौफ करो यार, ऑर्गेनाइजेशन इज द जनरल पर्पस वर्ड। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, एंटरप्राइज भी कहते हैं कंपनी को। तीन नाम है बच्चे कंपनी के, कंपनी, कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन इज द जनरल वर्ड। ऑर्गेनाइजेशन भी जो है बेसिकली वो सोल ट्रेडर भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया बहुत बड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है जी, मैंने क्लास में एक दिन बताया था जी, एंटिटी भी कहते हैं, इसके अलावा फर्म भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अगर ये तीन चीज़ें लिखी हुई हों, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या एंटिटी, तो इससे मुराद है आप जनरल पर्पस बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप टिपिकल फर्म की बात, सॉरी टिपिकल कंपनी की बात करते हैं, तो उसके लिए तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट या कंपनी। जी भाई, पहला कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड हो गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनी पे अप्लाई होती है, लेकिन ये भी हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमारे सवाल ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर प्रिंसिपल्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है बच्चे? प्रिंसिपल है, जिसमें यह बताया जाता है हाउ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न, ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कैसे की जाती है या एडमिनिस्टर कैसे की जाती है। और दूसरा, हाउ कंपनी इज ऑडिटेड एंड द रोल ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन तीन चीज़ों पर मुहित है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इससे बाहर नहीं जाती। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको मालूम है पैसा शेयर होल्डर का होता है,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंट्रोल आपके जो है कंपनी के नाम से, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह रहा हूं, कंपनी में पैसा शेयर होल्डर का होता है। कंपनी का कंट्रोल जो होता है वो डायरेक्टर के पास होता है। डायरेक्टर की दो किस्में होती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव की सिलेक्शन शेयर होल्डर करता है, एक्सटर्नल ऑर्डर की सिलेक्शन शेयर होल्डर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के प्लान बनाता डायरेक्टर है, एग्जीक्यूट डायरेक्टर करता है, अप्रूवल शेयर होल्डर से लेता है। ये सारा का सारा क्या है? इसी को तो कंट्रोल कहते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लगाए हुए हैं। फिर ईडी को वॉच करने के लिए, ईडी को देखने के लिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी का इंप्लॉय उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको व्यू कर रहा होता है। दैट इज योर इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्टर ने कहीं आपस में लाइन सेट तो नहीं की हुई, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर आता है मार्केट में चेक करने के लिए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बॉडी रखी हुई है जो इन सबको वॉच कर रही है। पाकिस्तान में उसका नाम SCCP है। ये तमाम के तमाम क्या है बच्चे? ये कंट्रोल ही तो है जिससे आप हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है बच्चे? रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। चूंकि बच्चे ये मैं खाली ये नहीं कह रहा कि ये खाली यही होते हैं, लेकिन आपने चूंकि कंपनी पढ़नी होती है, आपके सारे सवाल कंपनी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इटसेल्फ एक रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक है बहुत बड़ी। ऑल ऑफ यू, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे? मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। ये थ्योरी तो आप लिख ही लेंगे, लिखी हुई है सामने आपके पास, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें आपको एग्जामिनर बहुत घुमा फिरा कर सवाल करता है। मैं इसलिए थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ उन चीज़ों को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्ड द एसेट ऑफ द कंपनी। यकीन है बच्चे, बोर्ड की जिम्मेदारी है, पैसा शेयर होल्डर का है, तो जो शेयर होल्डर का पैसा है उसी से तो एसेट खरीदेंगे हैं। बल्कि एक तो आप भी जानते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होते हैं अल्टीमेटली वो कंपनी के एसेट ही होते हैं। उन्हीं को सेल आउट किया होता है ना आपने, और उनको सेल आउट करके आप दूसरे को अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर लेते हैं। सो टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम लॉस ऑफ वैल्यू। तो ये सारा का सारा कंट्रोल है। एंड द बोर्ड शुड देयरफॉर कीप स्ट्रेटेजिक रिस्क विद इन द लिमिट that shareholder would expect and to avoid to control operational risk। तो जितनी बातें मैंने भी आपसे जुबानी कलामी कही है वो सारी इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, और ये किताब में भी मौजूद है ये पैराग्राफ, और मैं ये आपको स्लाइड सेंड भी कर चुका हूँ। मेरे ऊपर कोई चीज़ आपकी उधार नहीं है भाईजान, मैं हर चीज़ आप तक पहुँचा चुका हूँ। जो चीज़ आप तक पहुँचनी है वो चीज़ मैंने रात भी जो आज सवाल कराना था मैंने सवाल भी सेंड कर दिए हमें आपको। AAA मॉडल के AAA मॉडल की थ्योरी भी भिजवा दी हुई है। तो यूँ समझ लीजिए कि आज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी अप्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमारी आखिरी क्लास होगी। आखिरी क्लास तो नहीं, इंशाल्लाह आगे मैं पढ़ाता तो रहूँगा, लेकिन यानी जो हमारा लर्निंग के मॉडल हैं जिसमें हमने अप्लाई करना है वो आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इससे क्या मुराद है कि रिस्क आपका जो निज़ाम बना हुआ है उस निज़ाम के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1, द एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट शुड बी सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी हमने पढ़ा है बच्चे कि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ी टेक्निक हमारे पास होती है वो इंटरनल कंट्रोल होते हैं। देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस। अभी मैंने इस पर बड़ी लंबी बहस की है कि कल्चर किस चीज का नाम है जी। विद इन द कंपनी मैनेजर एंड एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एपिटाइट। मेरे रिस्क एपिटाइट होता है, आप ऑडिट के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ते भी हैं। रिस्क एपिटाइटिंग होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है। मेरी जेब में 100 रुपया है, मैं 1000 रुपये का रिस्क लॉस बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, है ही 100 रुपये जेब में। लेकिन आपकी जेब में 1000 रुपया है, उसमें से अगर 100 रुपये का लॉस हो जाए तो आप 10% लॉस करेंगे, तो 10% लॉस बियरेबल है आपके लिए। लेकिन मेरे लिए 100 रुपये का रिस्क बियरेबल नहीं है। बात समझ में आई? इसे एपिटाइट कहते हैं। तो रिस्क एपिटाइटिंग है यू कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को बर्दाश्त करने की कितनी कुव्वत है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो समटाइम ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े लॉस बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन एट द ब्रिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या होता है इसके मतलब? ऑर्गेनाइजेशन पहले ही ऑलमोस्ट गिरने वाली हो, इसे हम कहते हैं ब्रिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन पहले गिरने वाली हो, पहले ही बंद होने वाली हो, हालात टाइट हो, वहां चंद 100 रुपया नहीं चंद 1000 रुपये का रिस्क भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान दे देता है।
तो सब ऑर्गेनाइजेशन के हालात और वाक़यात पर डिपेंड कर रहा होता है। इसे हम रिस्क एपिटाइट कहते हैं, बर्दाश्त की कुव्वत। सो appetite of the company and that excessive risks are not justified in the search of higher profit. There should be a system and process, यानी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट में कोई निज़ाम या कोई स्टेप जरूर होने चाहिए फॉर आइडेंटिफाइंग। अभी हमने यहाँ ये पढ़ा है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में हमने बताया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसीजर या स्टेप्स। तो आगे जाके वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मेजरिंग रिस्क। पर इससे क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो रिस्क की बू सूंघ ले, बता सके, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यहां से रिस्क आने का चांस है। असेसमेंट, उस रिस्क की डेंसिटी को मेजर कर सके, देख सके नुकसान कितना बड़ा होगा। याद कीजिए लास्ट टाइम जो तारा का मॉडल पढ़ा था, उस तारा के मॉडल में ही दो चीजें थी, प्रोबेबिलिटी कितनी है और अगर ये रिस्क आ गया तो नुकसान कितना बड़ा देगा। उसको आपने दो लफ्जों में लिखा था, प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट। तो याद रखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ये इंपैक्ट है। और उसके बाद फिर मेजरिंग द रिस्क से मुराद होती है कि आप उसको मेजर कैसे करेंगे, यानी उसको काउंटर मेजर्स कैसे लगाएंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। तो तीसरी बात आपकी स्ट्रेटजी थी कि ये हो तो ये कर लेना है। जैसे कि तारा का टी क्या था बच्चे, अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट ऑफ रिस्क हाई हो, प्रोबेबिलिटी लो हो, तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे थे। तो ट्रांसफर क्या है, वो मेजरमेंट है आपकी, आपने वो मेजर लगा लिया। When risk have been measured, they can be prioritized and measure for controlling or containing the risk can be made. There should be an effective, efficient system of communicating information about the risk management to the manager and board of director. इससे क्या मराद है भाईजान, हर रिस्क की मालूमात आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हर उस रेलेवेंट बंदे के पास होनी चाहिए जिसका उससे ताल्लुक है। ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट बातें आप रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ रहे हैं, ये सारी स्टोरी ये आप ऑडिट में कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं। ऑडिट भी यही कहता है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदे की जिम्मेदारी है, उसका प्रोसीजर, उस तक मालूमात, उस तक मैनिफेस्टो होनी चाहिए, उस तक पहुंचनी चाहिए कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ये बात बताई जाती है। और उसके साथ साथ जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स में भी ये बात आप पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स मस्ट बी, यू कैन से, आपके पास रीच एट एवरी ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज, ताकि हर एक को पता हो कंपनी कोड ऑफ एथिक्स क्या है। द लास्ट वन, स्ट्रेटजीज एंड रिस्क शुड बी मॉनिटर टू इंश्योर दैट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड विद इन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। तो यानी अगर आपने तारा की स्ट्रेटजी बनाई थी तो अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा चेक करेंगे कि क्या उससे कोई फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ, आपने उससे डिजायर रिजल्ट अचीव भी किए कि नहीं किए। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्गेनाइजिंग रिस्क मैनेजमेंट बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जी, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कुछ रूल बताए हुए जो भी मैंने जुबानी कलामी बताए, अब ये लिखे हुए आ गए। रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म बाय द बोर्ड, यानी इससे क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म बाय द बोर्ड विद इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईडी, इंडिपेंडेंट ईडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड रिस्क मैनेजर। इन सब लोगों के मजमुए से मिलकर रिस्क मैनेजमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप लोग ऑडिट में पढ़ रहे होंगे, अगर आपने कमेटीज पढ़ ली हुई हैं तो आपको मालूम होगा कि रिस्क कमेटी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, नॉमिनेशन कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, रेम्यूनरेशन कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम ऑर्गेनाइजेशन की वो तमाम के तमाम काम करना होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करवाते हैं। और इनमें से मोस्टली इन कमेटीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के लोग ही होते हैं। कुछ में ईडीज होते हैं, कुछ में एनईडीज होते हैं। जैसे कि रेम्यूनरेशन कमेटी में ईडी नहीं होता, रेम्यूनरेशन कमेटी में सारे एनईडीज होते हैं। ऑडिट कमेटी के अंदर भी सारे के सारे एनईडीज होते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ईडी और एनईडी दोनों होते हैं। आई डोंट नो आपने ऑडिट में ये अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल ये जब आप पढ़ेंगे 4 कमेटीज, तो उन कमेटी के मेंबर्स भी आप पढ़ेंगे उसके साथ साथ। जी सॉरी, क्या फरमा रहे हैं आप, बताएं। नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता तो रहा हूँ आपको। नहीं, रिस्क कमेटी तो पढ़ी है ना, क्या वो भी नहीं पढ़ी? बहरहाल अगर नहीं पढ़ा है आपको तो इसका मतलब कि ज़हन में वो नहीं आएगा नहीं।
इसलिए कि मैं चूँकि बेसिकली ये सारी चीज़ें एसीसी में पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो आते हैं, बाकायदा नाम आते हैं कि कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल होंगे, कितने ईडी होंगे, कितने एनईडी होंगे। आपके कोर्स में नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन कम से कम काम जरूर बताया गया होगा कि ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, रिस्क कमेटी का काम क्या होता है, रेमुलेशन कमेटी का काम क्या होता है, वो सारा बताया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट बाय स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट है कौन? रिस्क मैनेजर। आपको मालूम है बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है, उसका जो हेड होता है वो रिस्क मैनेजर होता है। ग्रेटेस्ट अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे ये स्ट्रक्चर वो वाला नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो आपने मुख्तलिफ अंदाज से पढ़े होते हैं। एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं हो जाता कि रिस्क पे जो मर्जी अप्लाई कर दें। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिपोर्ट टू शेयर होल्डर। हर बोर्ड का मेंबर जो है वो रिस्क के सारे निजाम को पढ़ता है और फिर शेयर होल्डर को जवाब भी देता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एस्टैब्लिश अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी टू रिव्यू एडिक्वेट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अ कंपनी मे डिसाइड अ सीनियर मैनेजमेंट कमेटी टू मॉनिटर रिस्क। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क। मैंने अभी बताया ये क्या होता है। रिपोर्टिंग द बोर्ड एंड रिकमेंडेशन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट द कंपनी। तो बच्चे रट्टे लगाने के लिए तो ये स्लाइड काफ़ी है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मोस्टली यहाँ से सवाल आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने पूरा पौना घंटा लिया है आपका लिए इसी काम के लिए, ताकि मैं हर बात आधा घंटा ताकि हर बात आपको मैं तफसील से बयान कर सकूं। वरना ये 2 स्लाइडें मेरे लिए पढ़ना 5 मिनट से भी कम के टाइम होता है मेरे पास, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। तो मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझाता है, थोड़ा सा आपको रिस्क की मीनिंग बताता है, रिस्क के मुतालिक उसकी काउंटर मैयर्स बताता है। तो आई जो हजरात पहले 2-3 तशरीफ़ लेकर आए वैसे उन्होंने तो पढ़ लिया, बाकी हजरात फिर एक दूसरे से शेयर करके ये नॉलेज ज़रूर हासिल कर लें। द लास्ट वन, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लंबी चौड़ी कहानी में नहीं जाऊँगा, ना ये सुनाऊँगा आपको। रिस्क के फ़ायदे हमेशा होते हैं, एम्प्लॉय को होते हैं, सप्लायर को होते हैं, कस्टमर को होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कामों को होते हैं। बस मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं कहते मैं पढ़ के सुना देता हूँ जी। इंक्रीज लाइकहुड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की हो तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से हासिल कर लेते हैं। इंकरेज प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट। हमेशा आप रिस्क आने से पहले रिस्क को मैनेज करते हैं। प्रोटेक्शन क्या होती है बच्चे? पहले से मैनेज करना। एक होती है आपके पास रिएक्टिव। रिएक्टिव होता है काम गलत हुआ आपने फिर रिएक्ट किया। एक होता है प्रोएक्टिव, आपने उससे पहले उसको मैनेज कर लिया, जिसको आप इंग्लिश में प्रिवेंशन कहते हैं। ये प्रिवेंशन से निकला हुआ प्रोएक्टिव। अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीट रिस्क थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पहले से पता होता है कि रिस्क क्या होगा, आप उसको ट्रीट करने की सलाहियत जान लेते हैं। ये बेनिफिट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इंप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर लेते हैं और थ्रेट से बच जाते हैं। कंप्लायंस विद द रेलेवेंट रेगुलरिटी। अभी हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा है, आपको मालूम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स की खिलाफ वर्दी गवर्नमेंट के लॉ की खिलाफ वर्दी है, कंपनी के लॉ की खिलाफ वर्दी गवर्नमेंट के रूल की खिलाफ वर्दी है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो कि गवर्नमेंट ने आपको बताई हुई है वो करने से आप लीगल एरियाज को भी मैनेज कर जाते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो कर जाते हैं। इंप्रूव मैंडेटरी एंड वॉलंटरली रिपोर्टिंग। वो चीज़ें जो लाजमी हैं और वो चीज़ें जो आपके पास ऑप्शनल हैं वो सारी परफॉर्म करते हैं। कोई मिसाल दे सकते हैं आप इसके लिए? मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वॉलंटरली रिपोर्टिंग आपकी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितनी भी रिपोर्टिंग है। किसी का नाम पता है आपको जी तक रिपोर्टिंग का? जी आइंदा के बाद याद रखना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग को कहते हैं IR, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंशाल्लाह आई गेस के मुझे नहीं पता कि आपके ऑडिट के अंदर ये फ्रेमवर्क आया कि नहीं आया, लेकिन CFA में तो ये फ्रेमवर्क आ चुका है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2.0 आ चुका है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर होता है उसके ऊपर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर। और इसकी दूसरी रिपोर्टिंग होती है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, TBL, 3BL। ये दोनों की दोनों CSR की रिपोर्टें हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये खुद प्रोड्यूस करती हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपलसरी होती हैं और CSR की रिपोर्टें ऑप्शनल होती हैं, और उनमें से 2 रिपोर्टों के नाम मैंने लिख दिए जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। एक है IR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और एक है 3BL ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इंप्रूव गवर्नेंस, यकीनन रिस्क मैनेजमेंट से गवर्नेंस इंप्रूव होती है। इंप्रूव स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, यस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिलायबल बेसिस ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, यानी जिस बुनियाद पे आप प्लान लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की वजह से वो बेस बेहतरीन हो जाती है और आपका डिसीजन बेहतरीन हो जाता है। कंट्रोल बढ़ जाते हैं इन इफेक्टिव एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट। आपको रिस्क ट्रीट करने की एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपकी आदत भी डेवलप हो जाती है। तो ये थे बच्चे हमारे पास सिंपल रिस्क का एरिया। हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये था, ये तो वैसे इन्होंने आपको माफ़ कर दिया जी, ये अच्छी होगी, वरना ये पढ़ने वाली चीज़, ये देखिए कितनी कमाल की चीज़ें थी आपने, ये सारी आपके एग्जामिनर ने आपकी यशी करवा दी है।